हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 7 का 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक दे देते हैं, वहां से आप उसको देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो छठा चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। कोई भी पदार्थ जो होता है उसको साथ समय के साथ उसमें बदलाव होता है। तो कोई भी पदार्थ अगर है तो समय के साथ उसमें क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, उसी बदलाव को हम लोग बोलेंगे परिवर्तन। अब पदार्थ में जो बदलाव होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो उसके भौतिक गुण में बदलाव आ जाए या तो उसके रासायनिक गुण में बदलाव आ जाए। तो किसी पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाता है या उसका रासायनिक गुण बदल जाता है तो हम कहेंगे पदार्थ में परिवर्तन आ गया, पदार्थ जो है वो बदल गया। ठीक है, तो पदार्थ दो रूप से बदलेगा, या तो उसके भौतिक गुण में कुछ नया चीज आ जाए, भौतिक गुण बदल जाए, या उसका रासायनिक गुण बदल जाए। अब देखिए भौतिक गुण क्या होता है उसको समझ लीजिए। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुण का क्या मतलब होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए भौतिक गुण का मतलब होता है जैसे पदार्थ का रंग बदल रहा है, उसका आकार बदल रहा है, उसका माप बदल रहा है। ठीक है, उसका गलनांक है, क्वथनांक है, हिमांक है, रंग है, अवस्था है। पहले ठोस था, अब गैस हो गया, गैस था, लिक्विड हो गया। ये सब जो बदलाव हो रहा है उस गुण को हम लोग बोलेंगे भौतिक गुण। क्या बोलेंगे? भौतिक गुण। भौतिक गुण में ध्यान रखिएगा, जब पदार्थ में भौतिक गुण होगा इसका मतलब उस पदार्थ में कोई नया चीज नहीं बना है, बस अपना रूप बदल लिया है। जैसे पानी भाप बन जाए, या भाप से आप पानी बना लीजिए या पानी से आप बर्फ बना लीजिए, ये कोई नया चीज नहीं बन रहा है, बस रूप बदल रहा है। तो जब नया चीज नहीं बनेगा, केवल रूप बदलेगा, ठीक है, भौतिक गुण बदलेगा, तो इस तरीके से बदल सकता है। जैसे 1 लीटर पानी था 2 लीटर पानी कर दिए, तो ये जो बदलाव हुआ भौतिक गुण हुआ। ठीक है, जैसे किसी लिक्विड का अगर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, किसी लिक्विड का बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का, किसी ठोस का हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, जिसको गलनांक हिंदी में बोलते हैं, बॉइलिंग को क्वथनांक बोलते हैं, और फ्रीजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। तो ये सब जो गुण है उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक गुण। ठीक है, या 1 लीटर पानी की जगह पर आप 5 लीटर ले लिए, कुछ रंग डाल दिए, चीनी उसमें घोल दिए, तो ये सब जो भी गुण होगा वो क्या होगा, भौतिक गुण होगा। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है? तो रासायनिक गुण 3 ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक गुण क्लियर हो जाएगा तो आपको बाकी जो भी गुण दिखेगा वो कौन गुण होगा, वो आपका भौतिक गुण होगा। रासायनिक गुण का मतलब होगा ज्वलनशीलता। किसी चीज को आप जला रहे हैं, मतलब वो जो नया चीज बनेगा वो किस गुण के कारण बनेगा, रासायनिक गुण के कारण। ठीक है, रासायनिक गुण में हमेशा नया चीज बनता है। अम्लीयता, वो एसिडिक है कि नहीं, बेसिक है कि नहीं, क्षारीयता, वो बेसिक है कि नहीं। तो ये सब जो प्रॉपर्टी हो गया, गुण हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक गुण। तो गुण दो तरह का हो गया, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में कौन पदार्थ कितना रिएक्टिव है, कितना ज्वलनशील है, कितना वो एसिडिक है, कितना वो बेसिक है, मतलब कितना वो अम्लीय है, कितना वो क्षारीय है, ये सब गुण को बोलेंगे क्या बोलेंगे, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में 3 याद रखिएगा। बाकी जो गुण बच गया उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक गुण। उसका आयतन कितना है, उसका माप कितना है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है। ठीक है, ये सब गुण को बोलेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण मापने के लिए आपको पदार्थ को बदलने की जरूरत नहीं है, नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ वही रहता है, रूप बदल जाता है। लेकिन रासायनिक गुण अगर मापना होगा तो पदार्थ में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और पदार्थ में जो परिवर्तन होगा वो नया चीज बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंपली, रासायनिक गुण तबे दिखेगा, एक लाइन में याद रखिएगा, रासायनिक गुण तबे दिखेगा जब रासायनिक अभिक्रिया होगा। बिना रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक गुण किसी पदार्थ में नहीं देख सकते हैं। तो रासायनिक गुण कब दिखेगा, जब किसी पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। अब पदार्थों में परिवर्तन के उदाहरण दीजिए। पदार्थ में किस तरह का परिवर्तन होता है, जैसे शक्कर का विलयन बनना, शक्कर को घोल दीजिए तो यह भी एक परिवर्तन हो गया। दूध से दही बन रहा है, दूध का खट्टा होना, खींचा हुआ रबर बैंड, किसी चीज को तोड़ना, फाड़ना, पीटना, पीट के शीट में बदलना, ठीक है, दही को जमाना, ये सब जितना भी प्रक्रिया है ये सब क्या है, इस सब में परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है, परिवर्तन। अब दोस्तों परिवर्तन जो होगा दो तरह का होगा। एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें आप नया चीज बदले हैं फिर वो वापस आ सकता है। एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें जो नया चीज आप बनाए उससे बैक वाला, मतलब पिछले वाला जो पदार्थ है वो वापस नहीं आ सकता है। जैसे दही का जमना, दूध से दही बन रहा है तो फिर दही से दूध नहीं आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे परिवर्तन में ए से अगर बी बन जाता है तो फिर बी से ए वापस नहीं हो सकता है। जैसे किसी चीज का कटना, किसी चीज का फटना, बात समझ रहे हैं, ये सब चीज वापस नहीं आ सकता है। खाना का पकना, चावल से भात बन गया फिर भात से चावल नहीं बन पाएगा। तो किसी भी चीज का पकना, किसी भी चीज का जलना, कागज को जला दीजिएगा तो फिर जला हुआ जो पाउडर है, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उससे आप पेपर नहीं बना सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है पुनः अपने पहले वाले अवस्था में, पहले वाले रूप में वापस आ सकता है, वैसे परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सेबल चेंज। ध्यान रखिएगा, ऐसा चेंज जिसमें पदार्थ पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आ सकता है, उस चेंज को, उस बदलाव को, उस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे
कौन चीज वापस आ सकता है? जैसे एग्जाम्पल देखिए, रबर को आप खींच दीजिए, फिर रबर को छोड़िएगा, वापस आ जाएगा। पानी को गर्म कीजिए, भाप बनेगा, फिर भाप से आप पानी बना सकते हैं। बर्फ को छोड़ दीजिए, पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। फिर बर्फ को जमाइए, फिर पानी को जमाइए तो बर्फ बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब जो बदलाव आ रहा है, ये सब जो परिवर्तन आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सेबल चेंज। क्या बोलेंगे? रिवर्सेबल चेंज। ठीक है, मतलब ऐसा चेंज जिसमें ए से अगर बी बनना है तो बी से ए वापस आ सकता है। ठीक है, बात समझ गए? अब इसका उल्टा होता है। अब कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन के कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे बर्फ से जल बनना, जल से वाष्प बनना, फिर वाष्प से जल बनना, किसी पदार्थ का गर्म होना, ठंडा होना, पिघलना, ये सब जो परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है? रिवर्सेबल चेंज है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जिसमें ए से अगर बी बनना है तो बी से ए वापस बन सकता है। नया चीज बना है, फिर नया चीज से पुराना चीज बन सकता है। तो वैसे बदलाव को हम लोग बोलेंगे उत्क्रमणीय परिवर्तन। ये 6th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है दोस्तों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें जो नया चीज बना है उससे पिछले वाला चीज जो है वापस नहीं आ सकता है। मतलब ए से अगर बी बन गया तो बी से ए वापस नहीं आ सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इरिवर्सेबल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें ए से अगर बी बन गया तो बी से ए वापस नहीं आ सकता है। ए से बी बन गया तो बी से ए नहीं हो सकता है। और ऊपर वाले में क्या था? ए से बी बन जा रहा था और बी से वापस ए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्सेबल और ये हो गया आपका इरिवर्सेबल। इसका एग्जांपल क्या है? अब दूध से दही बना रहे हैं तो क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया आपका इरिवर्सेबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। किसी कागज को फाड़ दीजिए, फिर वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, शीशा को फोड़ दीजिए, फिर वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, फिर वैसा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है भाई? किसी पदार्थ का टूटना, फूटना, कटना, ठीक है, मोम का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, कली से फूल बनना, गाय के गोबर से बायोगैस बनना, खाना पकना, भोजन का पाचन होना, ये सब जितना गुण है, ये सब ऐसा गुण है, ये सब ऐसा बदलाव है जो वापस नहीं आ सकता है। ए से बी बन गया तो फिर बी से ए वापस नहीं आएगा। बात समझे? तो दोनों क्लियर हो गया। रिवर्सेबल चेंज बोलेंगे, ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें जो बदलाव आया है वापस फिर अपने पहले वाले अवस्था में आ सकता है। और अनुत्क्रमणीय इरिवर्सेबल चेंज बोलेंगे ऐसा बदलाव जिसमें जो पदार्थ नया बना है वो पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे दूध को गर्म कर रहे हैं, दूध को अगर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, दूध को गर्म कर रहे हैं तो कैसा परिवर्तन है? ये वापस आ सकता है। फिर दूध गर्म हो गया, छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाएगा, तो ये कैसा होगा? उत्क्रमणीय होगा। लेकिन दूध अगर खट्टा हो जा रहा है, मतलब दही बनने जा रहा है, या खट्टा हो गया, खट्टा का मतलब दही होता है, समझ लीजिए, तो वो दूध को छोड़ दीजिएगा, गर्मी के दिन में फट जाता है, खट्टा हो जाता है, तो वो कैसा रिएक्शन है? वो कैसा बदलाव है? तो वो है आपका इरिवर्सेबल चेंज है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय है, फिर उससे आप वापस दूध नहीं ला सकते हैं। ठीक है, शीशा का टूटना हो गया। लेकिन किसी चीज़ का पिघलना, अब लोहा पिघल रहा है या कोई चीज़ पिघल रहा है, फिर आप वापस ला सकते हैं। ठीक है, बर्फ पिघल रहा है, फिर वापस ला सकते हैं, तो उसको बोलेंगे उत्क्रमणीय। तो जो वापस आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय। और जो वापस नहीं आ पाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय। तो दोस्तों आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं? तो ऊपर आपको बता दिए पदार्थ के 2 गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होते हैं और एक क्या होते हैं? एक रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण में 3 ही होता है, वो ज्वलनशीलता है कि नहीं, मतलब जल सकता है कि नहीं, अम्लीयता है कि नहीं, और क्षारीयता है कि नहीं, मतलब क्षारीय पदार्थ है कि नहीं, अम्लीय पदार्थ है कि नहीं। ठीक है, ज्वलनशील है कि नहीं, अभिक्रिया करता है कि नहीं, ये सब गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब गुण को रासायनिक गुण बोलेंगे। कब चेक होगा? जब रिएक्शन होगा तब। तो रासायनिक गुण तबे दिखेगा जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, याद रखिएगा। बाकी जो भी गुण में बदलाव आ रहा है सबको हम लोग बोलेंगे भौतिक गुण। क्या बोलेंगे? भौतिक गुण। ठीक है, अब देखिए भौतिक गुण के बारे में कुछ चीज को और जान लीजिए। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज नहीं बन रहा है। उसका जो फॉर्मूला होगा, जो कंपोजिशन होगा, फिक्स रहता है। जैसे पानी से बर्फ बने या बर्फ से पानी बने या पानी से भाप बने, तीनों एक ही चीज है, तीनों का फॉर्मूला सेम होगा। टेस्ट भी नहीं बदल रहा है, नया चीज नहीं बन रहा है। अब भाप थोड़ा सा पी लीजिए, था एक बात बोले मुंह जला देगा, ठीक है, या बर्फ को पी लीजिए या पानी को पी लीजिए, टेस्ट सेम रहेगा, नया चीज नहीं है, बस उसका रूप बदल रहा है। कागज को फाड़ दीजिए, ठीक है, ये भी क्या होगा? भौतिक गुण में कोई नया चीज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी चीज को देखिए, भौतिक गुण का सिंपल मतलब समझ लीजिए। भौतिक गुण का मतलब हो गया भौतिक गुण से ही भौतिक बदलाव आता है। ठीक है, तो भौतिक बदलाव या भौतिक गुण हम लोग बोलेंगे जिसमें नया चीज नहीं बन रहा है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? जिसमें पदार्थ में कैसा गुण बदलाव आ रहा है? भौतिक गुण में बदलाव आ रहा है। सिंपल समझ लीजिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब हो गया ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है नया चीज में नहीं बदल रहा है, पदार्थ उसी चीज में, बस उसका रूप बदल गया है, उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे किसी भी चीज का टूटना, फूटना, कटना, ठीक है, गलना, ठीक है,
पीटना, पीट के शीट में बदलना, ये सब जितना भी परिवर्तन है सबको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें नया चीज नहीं बन रहा है, पदार्थ के गुण में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है, बात समझे। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो उसे भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखिएगा, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदल रहा है, उसका गलनांक बदल रहा है, उसका माप बदल रहा है, उसका आकार बदल रहा है, उसका अवस्था बदल रहा है। तो भौतिक परिवर्तन में सीधा याद रखिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ में कोई नया चीज नहीं बन रहा है, पुराना ही चीज है लेकिन उसका रूप बदल जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे ठोस से द्रव बनना, द्रव से भाप बनना, भाप से द्रव बनना, द्रव से ठोस बनना, ठीक है, किसी भी चीज का पिघलना। अब मोम के केस में देखिए, मोम का जलना, मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और मोम का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अब पदार्थ के रासायनिक गुण क्या है आपको बता दिए हैं, ज्वलनशीलता कितना वो जल सकता है, अम्लीयता अम्लीय है कि नहीं, क्षारीयता, ये सब गुण को बोलेंगे रासायनिक गुण। अब जिस पदार्थ में रासायनिक गुण में बदलाव आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक अभिक्रिया का होना जरूरी है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तब पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आपको दिखेगा। रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसमें नया चीज बनता है, क्या बनता है, नया चीज। तो जितना रिएक्शन होगा, याद रखिए जितना रिएक्शन होगा, जितना रिएक्शन होगा सब होगा आपका क्या, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज होगा उसमें, ठीक है। जितना रिएक्शन हो, कोई भी चीज का जलना रिएक्शन है, पाचन रिएक्शन है, लोहा में जंग लगना रिएक्शन है। तो जितना रिएक्शन होगा सबको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। चीनी को पानी को घोल रहे हैं तो रिएक्शन नहीं करा रहे, आप मिश्रण बना रहे हैं, तो चीनी और पानी को आप घोल रहे हैं, फिर चीनी और पानी देखो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो चीनी और पानी घुल रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया चीज बनेगा और वो समानता क्या होगा, वापस नहीं आ पाएगा। किसी किसी केस में वापस भी आ जाएगा लेकिन अधिकतर केस में वापस नहीं आ पाएगा। और भौतिक परिवर्तन अधिकतर केस में वापस आ जाता है, ठीक है। ए से बी बना तो बी से ए आ जाता है, बात समझे। लेकिन कुछ केस में वापस नहीं आ पाएगा। जैसे शीशा को फोड़ दिए तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसमें वापस नहीं आ पाएगा। शीशा टूटा हुआ से आप शीशा नहीं ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनना है। ऐसे परिवर्तन में सौदय नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है समानता क्या होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सेबल होता है। ए से बी बन गया तो बी से ए नहीं आ पाएगा, ठीक है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। दूध का खट्टा होना, खाना का पकना, पाचन प्रक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो सबको हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन में याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में नया चीज बनता है। दूसरा याद रखिएगा, ये अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब एक बार बन गया ए से बी तो बी से ए वापस नहीं आ पाएगा जल्दी, कुछ अपवाद को छोड़कर, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन हो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन मतलब हो गया ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बना है जो इरिवर्सेबल होता है, और जो नया पदार्थ बना है उसका गुण पहले वाले पदार्थ से अलग होता है। जैसे कोई रिएक्शन हो गया H2 + O2, H2, जितना रिएक्शन होगा सब आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। H2 का काम क्या था, जलना, O2 का काम क्या था, जलाना, और H2O का काम क्या है, बुझाना। देखिए दोनों मिलकर नया चीज बना दिया, तो ये रासायनिक परिवर्तन आ गया। लेकिन H2O सॉलिड था और H2O से लिक्विड बन गया, ठीक है। तो ये कोई नया चीज नहीं बना है, पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है, बस इसका रूप बदल गया है, सॉलिड से लिक्विड हो गया है, ठोस से द्रव बन गया है, बात समझे। चलिए इसके एग्जाम्पल और कुछ बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आइस का गलना, ठीक है, बर्फ का गलना, क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, भौतिक बदलाव होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। बॉइलिंग, किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। किसी गिलास को या किसी भी चीज को तोड़ रहे हैं, ठीक है। चॉपिंग वुड को काट रहे हैं, तो किसी चीज को काटना, फाड़ना, ये सब क्या होगा, भौतिक बदलाव आ गया, भौतिक परिवर्तन है। फोल्डिंग पेपर, किसी चीज को मोड़िए तोड़िए कुछ भी कीजिए। ब्रेकिंग एक अंडा को तोड़िए मोड़िए कोड़िए कुछ भी कीजिए, क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। अच्छा, केमिकल चेंज में क्या होगा भाई, जंग लगना क्या है, रिएक्शन है। बर्निंग वुड को जलाना वो भी रिएक्शन है। पाचन प्रक्रिया वो भी एक रिएक्शन है। एक का पकना वो भी एक तरह का रिएक्शन है। बेकिंग केक को आप बेकिंग कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो भी एक तरह का रिएक्शन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी धातु के ऊपर दूसरे धातु को चढ़ाना। बनाना का सड़ना, किसी भी चीज़ का याद रखिएगा, खाना का गलना जो होता है, सड़ना जो होता है, वो भी क्या होता है आपका, केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आता है, वो एक रिएक्शन करता है, उसको गलाता है, ठीक है। विनेगर और बेकिंग सोडा का मिलना, कोई भी दो, ठीक है, यौगिक को आपस में मिलकर नया चीज़ को बनाना। पटाखा जलना, पटाखा जलता है तो उसके अंदर भी रिएक्शन होता है, तो किसी भी चीज़ का जलना,
ठीक है। उसके बाद बैटरी से जो ऊर्जा निकल रहा है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब परिवर्तन को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और ऊपर वाला जो बताएं ये सब आपका हो गया भौतिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझ गए हम लोग, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन का बहुत सारा काम है। रासायनिक परिवर्तन से ही दवा बनता है, प्लास्टिक बोतल, जितना चीज नया बन रहा है सब में किसका योगदान होता है, रासायनिक परिवर्तन का ही योगदान होता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का आपको उदाहरण बता ही दिए, किसी भी चीज का गलना, किसी भी चीज का सड़ना, ठीक है, गलना, किसी भी चीज का जलना, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण, ये भी क्या है, एक अभिक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। खाना पकना, तो खाना पकता है, वो भी क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। सेब के काटने से भूरा हो जाता है, इसका कारण भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सेब को काटेगा तो ये भूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एक केमिकल होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना रंग बदल लेता है। या बैगन का या आलू को काटने से भूरा हो जाता है, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। खाना का पचना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। पटाखा का जलना फूटना, ये सब क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहा में जंग लगना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको पढ़ा चुके हैं, ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। मैग्नीशियम का जलना, किसी भी चीज़ का जलना क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इस सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोम में ध्यान रखिएगा, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोम का गलना वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। किसी भी चीज़ का गलना ये हो जाएगा आपका क्या, भौतिक परिवर्तन। और जलना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। भस्म का जल में घुलना, कोई बेस है, वो बेस है मान लीजिए, ठीक है, Na2 है, इसको आप पानी में घोल रहे हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। किसी एसिड को HCl को पानी में आप डाल रहे हैं, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, तो ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो जहाँ पे रिएक्शन देखे समझ जाइए रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, नीला थोता का रंग और सूत्र क्या होता है। नीला थोता के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। तो नीला थोता का रंग क्या होता है, नीला होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोता। इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। अब देखिए, अभिक्रिया कैसे करता है उसको देख लीजिए, NCERT में दिया है, इस सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा अच्छा से लाइन बाय लाइन हम लिख दिए, क्योंकि इस सब पे क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट हो या BPSC हो या जो भी स्टेट का एग्जाम हो या इंडिया लेवल पे, सब पे इसी पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कराएंगे MCQ, तब आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझ में आने लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया और किस चैप्टर से है और किस टॉपिक से है, ठीक है। अब देखिए, कॉपर सल्फेट और लोहा के बीच अभिक्रिया आपको बताना है। कॉपर सल्फेट और लोहा रिएक्शन समझिए, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, नीला थोथा हो गया, इसका रिएक्शन कराना है आयरन के साथ, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में जैसे ही आयरन को डालेंगे तो जो कलर है इसका बदल जाएगा। पहले था कॉपर सल्फेट किस कलर का, हरा, नीला था, और जैसे ही आयरन को डालेंगे तो अब ये हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा, हरा। देखिए कैसे होगा, कॉपर सल्फेट पहले क्या था, नीला था, ठीक है, और आयरन का कलर जानते ही हैं। अब जैसे ही आयरन इसको डालेंगे तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को धक्का लगाएगा, भाग भाई हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। अब आयरन चिपक लेगा सल्फेट के साथ और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसका जो कलर था पहले नीला था, अब आयरन जैसे आएगा तो इसका कलर हो जाएगा हरा, और कॉपर का कलर जो है वो हो जाएगा भूरा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए हैं कॉपर सल्फेट और लोहा के बीच अभिक्रिया के बारे में बताएं। तो कॉपर सल्फेट जो होता है और लोहा जो होता है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बना लिया और क्या बनाया, कॉपर बनाया। क्लियर है। कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है नीला हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला होता है। और लेकिन आयरन से अभिक्रिया करके यह विलियन नीला से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। जैसे ही आयरन को डालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, विलियन कैसे हो जाएगा, हरा हो जाएगा। पहले नीला था, अब कैसे हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। जबकि आयरन का भूरा रंग हो जाता है। आयरन का क्या हो जाता है, भूरा रंग। ये जो आयरन देख रहे हैं, ये आयरन के ऊपर कैसा रंग हो जाएगा, भूरा रंग। और ये भूरा रंग किसके वजह से होगा, तो तांबा की वजह से होगा। तांबा जो होगा इसके ऊपर, ठीक है, एक लेप बना लेगा, तो ये तांबा के कारण क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ठीक है। जबकि आयरन का भूरा निक्षेप जो होता है, परत जो बनता है, तांबे की परत के कारण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन पे पूछता है, ठीक है। एक तो रंग पूछेगा, उसके बाद पूछेगा जो आयरन का जो रंग है जो भूरा हो रहा है किसके कारण हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बना रहा है कौन, तांबा, ठीक है। अगला है सिरके और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलता है। तो सिरका आप लोग जानते हैं एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3COOH। अब प्लस खाने का सोडा आप लोग जानते हैं NaHCO3। ये अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस निकलेगा, तो याद रखिएगा CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। एक और बनता है प्रोडक्ट, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सोडियम में एसीटेट CONA प्लस CO2। कौन गैस निकलता है, CO2। NCERT में था इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभिक्रिया करके बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित किया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, चूने का पानी क्या होता है, CaOH2। इसके साथ जब रिएक्शन कराइएगा किसके साथ, CO2 के साथ, तो क्या होगा, दूधिया कलर हो जाएगा। किसके बनने से, COCO3 के बनने से। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जिससे, और क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2 बनेगा, जिससे क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा दूधिया कलर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से जब प्रभावित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जब मिलाएंगे
चूने के पानी के साथ, तो क्या बनेगा, जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, दूधिया कलर बन जाएगा। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, याद रखिएगा। तो जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल का फॉर्मूला होता है। इसी के बनने की वजह से कलर क्या हो जा रहा है? दूधिया, याद रखिएगा। तो दूधिया कौन बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कब? जब चूने के पानी से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तब। तो मिलेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और यही क्या होता है? दूधिया कलर का होता है। चूने का पानी दूधिया हो जाना किस गैस की उपस्थिति को दर्शाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूने का पानी अगर दूधिया हो गया तो समझिए कार्बन डाइऑक्साइड उसे मिल चुका है। अगला है रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, आपको बता दी है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन, कैसे जानेंगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? तो रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है, रासायनिक अगर अभिक्रिया हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? जब रिएक्शन होगा तो उसमें से कुछ क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, ऊर्जा आपको ऊष्मा के रूप में निकल सकता है, लाइट के रूप में निकल सकता है, ध्वनि के रूप में निकल सकता है, इस रूप में ऊर्जा निकलेगा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें से हो सकता है ऊष्मा निकले, लाइट के फॉर्म में निकले, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में निकले, या ध्वनि के रूप में निकल सकता है। ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, उसे स्मेल भी आ सकता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसा भी होता है जिससे कुछ गंध निकलता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए रंग में परिवर्तन आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया का यह पहचान है, रंग में परिवर्तन हो जाना। कोई गैस भी निकल सकता है, ठीक है, कोई गैस भी निकल सकता है। ठीक है, बात समझे, कुछ गैस भी निकल सकता है। तो कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, उसमें से ऊष्मा निकल सकता है, उसमें से प्रकाश निकल सकता है, उसमें से कुछ गंध निकल सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है, कोई गैस निकल सकता है। इस तरह हम पहचान लेंगे कोई नया चीज बना है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगला है लोहे में जंग लगना, कैसी प्रक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना ऊपर आपको बता दिया, रासायनिक प्रक्रिया है। जंग लगने की प्रक्रिया का समीकरण क्या है? तो देखिए Fe2O3, ठीक है, आयरन जो होता है, यहाँ पे Fe2O3 नहीं, Fe लिखिएगा। आयरन मिलता है पानी के साथ, किसके साथ? पानी, और पानी में हवा भी रहता है। ठीक है, जो जल रहता है उसमें O2 भी रहता है और जल भी है। तो ये हो गया O2 प्लस H2O। इसके साथ मिलकर ये जो कंपाउंड बना रहा है जिसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड XH2O, एक्स यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यही होता है जंग का, क्या होता है? ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। जंग का सूत्र है, पूछा जाता है, क्या होता है? Fe2O3.XH2O। ये नहीं भी लिखा रहा है तो इसे आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, एक्स नहीं लिखा रहेगा, 2 लिखा रहा है, 4 लिखा रहा है, या सीधा H2 लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया जंग का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो जंग लगने के लिए 2 चीज़ चाहिए। लोहा में जंग कब लगेगा? ऑक्सीजन और जल रहेगा तब। अब जल में डाल दीजिएगा तब भी उसमें ऑक्सीजन है, उससे क्या होगा? जंग लग जाएगा। ठीक है, और बरसात के समय में जानते ही हैं जंग जो होता है ज़्यादा लगता है, क्योंकि जल ज़्यादा मिल रहा है। जंग जल्दी कब लगता है? तो बरसात में जल्दी लगेगा, जब वायु क्या हो? आर्द्र हो जाए, नमी आ जाए। ठीक है, और वायु का मात्रा क्या होगा? वायु में नमी का मात्रा बढ़ जाएगा, तो जंग जल्दी लगेगा। लोहे के जंग को बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? पेंट कीजिए, ग्रीस लगाइए, ठीक है, या क्रोमियम का या जस्ता का, जिंक का क्या कीजिए? लेयर बना दीजिए। तो लोहा के ऊपर जब हम जिंक का लेयर लगा देंगे, लेप लगा देंगे, या क्रोमियम का लेप लगा देंगे, तो लोहा क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। या उसको पेंट कर देंगे, लेकिन सबको पेंट नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। कहीं पे ग्रीजिंग करेंगे, जैसे मशीन वशीन है उसको पेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें जस्ता का लेप नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे ग्रीस व्रीस लगा देते हैं, मोबिल लगा देते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है या यसत लेपन क्या होता है? तो देखिए लोहा के ऊपर हम जिंक का, याद रखिएगा, लोहा के ऊपर, लोहा के ऊपर हम जब लेप लगाएंगे, किसका लेप लगाएंगे? जिंक का। तो लोहा के ऊपर हम जब जिंक का लेप लगाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे यसत लेपन। क्या बोलेंगे? यसत लेपन। क्लियर है? तो लोहे के ऊपर यसत की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। हमारे घरों में पानी की आपूर्ति के लिए जो भी पाइप वाइप इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो कैसा लेपित होता है? औसत लेपित होता है। ये वाला जो पाइप है उसमें यसत लेपित है। ठीक है, अंदर भी और बाहर भी किसका लेप होता है? इसी का, जिंक का लेप होता है, ताकि उसमें जंग नहीं लगे। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को बढ़ाता है या घटाता है? अगर आप समुद्र में या जो समुद्री जल है उसमें अगर किसी लोहा को रखिएगा तो उसमें जो जंग जल्दी लगेगा। एक साधारण जल में अगर आप लोहा को रखते हैं या समुद्री जल में अगर आप लोहा को रखते हैं तो समुद्री जल में लोहा में जल्दी जंग लगेगा, क्योंकि उसमें लवण होता है, नमक होता है। ठीक है, बात समझे? इसीलिए जहाज वहाज जो होता है उसमें बहुत ही स्पेशल स्टील का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर भी बहुत सारे पार्ट्स को हर एक साल बदलना पड़ता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में क्या जंग लगता है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें जंग नहीं लगता है। कैसे बनता है उसको देख लीजिए। जब लोहा में हम लोग मिलाएंगे आयरन में, ठीक है, यह एक मिश्र धातु होता है। आयरन में जब हम कार्बन मिलाएंगे, क्रोमियम मिलाएंगे, निकल मिलाएंगे और मैग्नीज मिलाएंगे, याद रखिएगा, फिकर नहीं मन में, फिकर नहीं मन में, याद रखिएगा। तो आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, तो आयरन में ये चारों चीज़ मिलाएंगे तो उसी को बोलेंगे स्टेनलेस स्टील। ये सुरक्षित होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। देखिए सब बर्तन उसी का है, स्टेनलेस स्टील का।
अगला है क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो देखिए क्रिस्टलीकरण क्या होता है, मान लीजिए चीनी का पाउडर है, चीनी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल, नमक को बोलेंगे क्रिस्टल। तो ठोस रूप में अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। छोटा छोटा टुकड़ा को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे, ठोस रूप में होना चाहिए। लेकिन चीनी का पाउडर बना देंगे तो उसको क्रिस्टल नहीं बोलेंगे, पीस दीजिएगा तो क्रिस्टल नहीं, वो पाउडर हो गया। और छोटा छोटा टुकड़ा का फॉर्म में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए चीनी का क्रिस्टल आपको लाना है, चीनी से आप बना दिए पाउडर, चीनी का क्रिस्टल था और उसको आप क्या बना दिए, पाउडर बना दिए, क्या बना दिए, पाउडर, ठीक है। अब पाउडर से वापस आपको क्रिस्टल लाना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया कीजिएगा तो फिर पाउडर से आपका क्रिस्टल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल हम लोग को करना है, किसका करना है, कॉपर का, किसका, कॉपर का। तो देखिए किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध तथा बड़ी अमाप, देखिए बड़ी अमाप थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए इस तरह का, चीनी का जैसे आप माप के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो क्रिस्टल मतलब समझ गया, ठोस का टुकड़ा, ठोस का टुकड़ा को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। जैसे चीनी का टुकड़ा हो गया, चीनी का, नमक का, ये सबको क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है। तो किसी पदार्थ के विलयन से हम लोग शुद्ध करते हैं और क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। क्रिस्टलीकरण कैसे प्रक्रिया होती है, क्रिस्टलीकरण जो होता है वो कैसा प्रक्रिया होता है, भौतिक प्रक्रिया होता है। कैसा होता है, भौतिक प्रक्रिया। अब देखिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, कॉपर सल्फेट, इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए किसी बीकर में 1 कप जल लेना है, कोई बर्तन लेना है, ठीक है, और उसमें क्या लेना है, 1 कप जल ले लिया और कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करना है, ठीक है। और इसमें क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको गर्म करना है, गर्म करते करते बॉयल कर देना है। जब मिश्रण उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिए पहले क्या लिए, जल, 1 कप जल लिए, जल में कहा कि कुछ बूंद जो है सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिए। उसके बाद जब ये उबलने लगेगा तो इसमें हम लोग मिलाएंगे कॉपर सल्फेट, क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को मिलाते हुए खूब चलाते रहेंगे। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखे तब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव हो, जितना घोल सकता है घोल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, फिर विलियन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। फिर जो विलियन है उसको फिल्टर पेपर से छान लीजिए, कुछ देर तक छोड़ दीजिए ताकि ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा होगा तो आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिखने लगेगा और ये कॉपर सल्फेट जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा। इस तरह हम लोग कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। इस सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है क्रिस्टलीकरण कैसी प्रक्रिया, आपको बता चुके हैं कैसी प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग क्लास 7 का यह जो चैप्टर है उसको हम लोग आसानी से पूरा कर चुके हैं। तो 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, किसका, क्लास 7 का। और ये 6 चैप्टर का PDF आपको 1 से 2 घंटा में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कहाँ पे आप समझे कहाँ पे नहीं समझे उसको बताइए, हम दोबारा कोशिश करेंगे उस पॉइंट को समझाने का। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अगला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।